नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दुरुस्त। चलिए दोस्तों, आज आपको चांदनी चौक ले चलते हैं। हमारी पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, लाल किले के सामने चांदनी चौक। सब जानते हैं चांदनी चौक क्या जगह है। पराठे वाली गली, वो इत्र की दुकानें, वो सलमा सितारे, वो ज्वेलरी की दुकानें, बहुत सही जगह है। कभी गए आप लोग? जरूर गए होंगे। तो मेरी कहानी आज की उसी चांदनी चौक से मुताल्लिक रखती है। और चांदनी चौक में जनाब एक गली है जिसको कहते हैं दरीबा कला। दरीबा, शैतान की आंत की तरह फैला हुआ दरीबा, ऊंचे ऊंचे मकान, बीच में सकरी सकरी गलियां। शायद उन गलियों में धूप जब मकान बन रहे थे उससे पहले ही आई होगी, उसके बाद तो आई नहीं। इसी दरीबे के नुक्कड़ की गली में एक पुरानी हवेली है। हवेली थी साहब, और उसमें रहा करती थी हमारी अमीना बानो, जिनको प्यार से सारे मोहल्ले वाले लोग कहा करते थे ताई। तो आज की कहानी है मलाई की बर्फ। तो ये जो हमारी ताई थी, ये वहीं पर एक हवेली की मालकिन थी। 75 साल की साहब उम्र, मैं ये नहीं कहूँगा बुढ़िया थी, बहुत ही गर्म खून, जवान खून। सलमा सितारे का सूट पहना करती थी, बालों में हिना और खिजाब, सब तरह तरह के। चेहरे पे झुर्रियाँ जरूर थी, लेकिन आवाज कड़क, बिल्कुल गोली की तरह से। क्या बोलती थी वो! हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी और उर्दू की मिली जुली दिल्ली की गालियां उनकी खासियत थी। जब देखो जिसको सुना दिया करती थी। बड़ी शौकीन महिला थी साहब। यूं तो अकेली रह गई थी, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार हुआ करता था। मियाँ का इंतकाल हो गया, बच्चे बहुत सारे हुए, लेकिन सब छोड़ के चले गए बेचारी को। बस एक बड़े बेटे की बेवा रेशमा उनके साथ रहती थी, और एक नौकर जिसका नाम था मुकद्दम। ये लोग मिलके उस हवेली में रहते थे और किराएदार की तलाश में रहते थे। कोई आमदनी कहां से हो, तो किराएदार इक्के दुक्के मिल जाया करते थे, तो ताई के पास रह लिया करते थे। ताई की अपनी आमदनी हो जाया करती थी, और अपने 2-4 काम थे उनके छोटे मोटे। तो ये थी हमारी ताई अमीना बानो। अब प्रशांत बिश्नोई, एक 17 साल का लड़का, अलीगढ़ से दिल्ली आया था आईआईटी की कोचिंग करने के लिए। तो लिहाजा कोचिंग उसकी थी सा पुरानी दिल्ली में, तो उसको एक घर की तलाश थी, पेइंग गेस्ट। तो उनके रिश्ते की एक फूफी ने हमारी ताई अमीना बानो को पता दे दिया था, जा बेटा वहां रह लियो, सही जगह है, बढ़िया ख्याल रखेगी तेरा। तो प्रशांत बिश्नोई रिक्शे से पहुंच गए दरीबा। ढूंढते ढूंढते ताई की हवेली पे पहुंचे, तो ताई बाहरी नुक्कड़ पे बैठी हुई थी। उसके पास हमेशा एक चांदी की पानदानी रहा करती थी साहब, बड़ी नक्काशी वाली, जबरदस्त। वो लेके अपना बैठी हुई थी। तो जब प्रशांत बिश्नोई वहां पहुंचे तो उन्होंने पता बताया कि साहब मैं फलाना फलान अलीगढ़ से आया हूं, और मुझे यहाँ कमरा किराए पे चाहिए। तो ताई ने ऊपर से नीचे तक देखा। क्यों मिया, शादीशुदा हो या अकेले? मैंने कहा सब अकेला हूँ, बच्चा हूँ। बच्चे? शक्ल से तुम यहाँ पके हुए खजूर नजर आते हो। बहरहाल कितने दिन के लिए कमरा चाहिए? मैंने कहा जी सिर्फ कोचिंग के लिए आया हूँ, मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए कमरा चाहिए, तो मिल जाएगा कमरा? तो ताई ने मुकद्दम को आवाज लगाई, अबे टुकड़े, यहाँ लेके जा इनको ऊपर, कमरा दिखा के आ। तो मुकद्दम जो था अपना लड़खड़ाता हुआ, अपना इधर उधर खुजाता हुआ आया साहब, और प्रशांत को ऊपर कमरा दिखाने ले गया। खैर कमरा ठीक था, प्रशांत ने देखा, उसको पसंद आया उनको कमरा। उसने कहा ठीक है ताई, कमरा हमें पसंद है, लेकिन ये बताएं कि यहाँ खाने वाने का क्या इंतजाम है? भाई खाना तो उसको खाना ही था। तो ताई ने कहा देखो मियाँ,
सुबह का नाश्ता तो तुमको बाजार में ही करना पड़ेगा। अब यहाँ बहुत दुकानें हैं, कहीं भी खा सकता हूँ। यहाँ देखो, दोपहर का खाना और रात का खाना हम तुम्हें खिला दिया करेंगे, उसका हम अलग से चार्ज लेंगे तुमसे। वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन? उसने कहा जी नॉन वेज भी खा लेता हूँ। तो देखो भैया, गोश्त का प्याली का अलग से किराया, अलग से पैसा लगेगा, और एक ही प्याली मिलेगी। दूसरी लोगे तो फिर उसका पैसा लगेगा। रोटी बहरहाल फ्री में खा सकते हो, जितनी खाना चाहो। तैयार हो तो बोलो। अब प्रशांत के पास, बेचारे के पास क्या करता, ठीक है साहब, रहना तो था ही वहाँ पर। तो हाँ, ताई की हर बात उसको मंजूर थी, पैसे वाले घर से था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो साहब, प्रशांत साहब ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। अब सुबह उठता था, पास में ही कोचिंग इंस्टीट्यूट था, इसीलिए वहाँ पे कमरा लिया गया था। सुबह सुबह अपना 7 बजे निकल जाता था, गली में अपना दूध पी लिया, कभी कचौड़ी खा ली। दोपहर को आता था लौट के 2:30 बजे 3 बजे, तो खाना तैयार मिलता था। तो रेशमा खाना उनको साहब सर्व कर दिया करती थी। लेकिन साहब कुछ मजाल है कि कोई एक शब्द भी आपस में कोई बात हो जाए, ताई वहीं पर पंखा झलती रहती थी, बैठी देखती रहती थी कि इन दोनों के बीच में कोई गुफ्तगू ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। ताई बड़ी केयरफुल थी इस मामले में। चलती रही सब कहानी। प्रशांत दोपहर को रोज पढ़ाई किया करता था। गर्मी के दिन थे, इंटरमीडिएट का एग्जाम देके आया था और कोचिंग कर रहा था। तो एक दिन वो दोपहर को जब कोचिंग करने के बाद में अपनी पढ़ाई कर रहा था कमरे में, तो उसको नीचे से गली में से आवाज आई बड़ी जोर की, आएगी बारात। एकदम चौंक गया। आएगी बारात? किसकी बारात आ रही है? खैर, उसने कहा होगा कुछ। पढ़ना शुरू किया उसने। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, आएगी बारात। अब प्रशांत का दिमाग फिरा, उसने कहा क्या आवाज आ रही है बार बार। थोड़ी थोड़ी देर में फिर आई वो आवाज, आएगी बारात। प्रशांत से रुका नहीं गया, वो सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे गया और नुक्कड़ पे जाकर उसने देखा ताई अपना बैठी हुई है, पान चबा रही है, और उसके बगल में एक मिडिल एजेड सा खूसट सा आदमी बैठा हुआ है और बगल में एक खोंचा रखा हुआ है। तो प्रशांत ताई के पास पहुंचा। ताई, ये आवाज कौन कर रहा था, आएगी बारात? ताई चौंकी। पहले तो इधर उधर देखा उसने। ताई एक पत्ते में बर्फ खा रही थी, कुल्फी, बड़े चटकारे ले लेके खा रही थी। तो प्रशांत ने जब पूछा तो ताई थोड़ी देर तक तो सोचती रही, फिर बहुत जोर से हंसी। अरे मियाँ, ये मुआ रामदीन है, अब इसके मुंह में दांत तो है नहीं, तो बोलना था इसको मलाई की बर्फ। ये तुमको सुनाई पड़ता आएगी बारात, असल में ये बोलता है मलाई की बर्फ। तो साहब किस्सा खुल के आया सामने कि मलाई की बर्फ बेचता है वो, ऊपर सुनाई पड़ता था आएगी बारात, क्योंकि उसके मुंह में दांत तो थे नहीं, बेचारा अपना लेवले बेबे करके बोल दिया करता था। प्रशांत साहब वहां बैठा तो रामदीन बहुत ही प्यारा इंसान था, उसने तुरंत एक मलाई की बर्फ का दोना निकाला और प्रशांत को दिया कि यह आपके लिए। प्रशांत ने खा लिया। इन तीनों में एक बड़ी अच्छी सी दोस्ती हो गई। प्रशांत अक्सर पढ़ाई से जब ऊब जाता था तो नीचे आ जाता था और ताई और रामदीन के पास बैठकर अपनी इधर उधर की गुफ्तगू। एक दिन उसने ताई से पूछ लिया कि ताई, ये जो आपके पास चांदी का डब्बा है, पानदान, जिसको आप हर वक्त दबाए घूमती हो, क्या वाला है, कहां से आया? अब ताई आधी तो गप ठोकती थी, उसको तो कोई चाहिए था गप मारने के लिए। मियाँ, ये पानदानी हमारी नानी की परनानी को शाहजहां की पत्नी मुमताज बेगम ने बतौर तोहफा दिया था। बतौर तोहफा? कैसे? वो जो है उनकी मालिश किया करती थी। अच्छा, ताई उनकी मालिश करती थी? और क्या, मालिश करती थी, तो उन्होंने उनको बतौर तोहफा ये दिया। तब से हमारी नानी ने नानी को दिया, फिर नानी ने उनकी नानी को दिया, तब से हमारे पास है। हम बड़े संभाल के रखते हैं इसको। चांदी का है, ये नक्काशी का काम रखा है, देखो। सही बात है ताई, नक्काशी का काम रखा है, बहुत बढ़िया। बहरहाल किस्सा चलता रहा, प्रशांत की पढ़ाई चलती रही।
उसके इम्तिहान सिर पर आए। यूं तो ताई बड़ी कड़क थी, बहुत कड़क स्वभाव की, गाली गलौज तो उसके मैंने बताया आपको मुंह पे रखी रहती थी, लेकिन प्रशांत के लिए उसके मन में प्यार था। बहुत प्यार करने लगी थी वो प्रशांत को, बच्चे की तरह से अपने। शायद उसको प्रशांत में अपने कोई खोए हुए बेटे की शक्ल नजर आती थी। तो जब प्रशांत के इम्तिहान आने वाले थे तो ताई ने स्पेशली सुबह शाम दूध मुकद्दम लेके जाता था ऊपर, और अब तो खाना भी नीचे नहीं उसको खाने आना पड़ता था। रेशमा को यह हुक्मनामा हुआ कि जाके खाना आप ऊपर खिलाएंगी, उसका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। और जनाब ताई तो एक बार औलिया की दरगाह पे भी हो आई और उसके लिए दुआ मांग के आई, उसके लिए वो लेके आई दुआ, और उसके सिर पे हाथ रखा और कहा बेटा तू अव्वल आएगा, तू इम्तिहान में अव्वल आएगा इंशाअल्लाह। प्रशांत गदगद हो गया था। इतना प्यार, कितना गलत कहते थे लोग, कितना गलत समझते थे ताई को लोग। ताई तो ताई थी। प्रशांत के इम्तिहान हुए, बहुत अच्छे इम्तिहान हुए उसके। अब जाने का समय आ गया। जाने का जब समय आया तो बहुत गमगीन माहौल हो गया। ताई तो रोने लगी जैसे कि अपने बच्चे को विदा कर रही थी। जाते समय प्रशांत पड़ोसी सबसे दोस्ती हो गई थी, प्यारा बच्चा था, सबसे बहुत मिलजुल के बात करता था। जब जाने लगा तो सबसे अच्छे से मिला, ताई से भी बहुत। ताई ने चलते चलते उसको कहा बेटा मिलने आना मुझसे, भूल मत जाना इसको, इस बुढ़िया को भूल मत जाना। मैंने कहा नहीं ताई, बिल्कुल मिलने आऊंगा आपसे। तो जनाब प्रशांत दरीवा चांदनी चौक छोड़ के चला गया। 12 साल बाद प्रशांत बिश्नोई फ्रांस की एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका था। आईआईटी किया था उसने, उसको बहुत अच्छा जॉब मिल गया फ्रांस में, वो वहाँ का सीईओ बन गया। और वो दिल्ली आया हुआ था एक 5 सितारा होटल में एक कॉन्फ्रेंस में। बहुत बिजी स्केड्यूल था उसका। बहरहाल कॉन्फ्रेंस के बाद में उसने मन बना लिया कि मुझको तो चांदनी चौक जाना ही है। वो चांदनी चौक आया और बाहर लाल किले से उसने रिक्शा कर लिया, कार को वहीं छोड़ दिया, और रिक्शे में बैठ के वो धीमे धीमे करता, पुरानी यादों को ताज़ा करता, वो 12 साल पुरानी यादें को ताज़ा यादों को ताज़ा करता हुआ वो सीधा दरीबा पहुंचा। सब कुछ बदला बदला सा था, बहुत भीड़ बढ़ गई थी, दुकानें तो वैसे ही थी, कुछ मॉडर्न हो गई थी। बहरहाल कोई गुंजाइश तो थी नहीं चांदनी चौक में बदलने की, वैसे ही था चांदनी चौक। दरीबा पहुंचा तो उसको बड़ा अच्छा लगा। पुराने घर, गुप्ता जी की नाम पट्टी लगी हुई थी, शुक्ला जी की लगी हुई थी, मोहम्मद अली की लगी हुई थी। खैर किसी से मिला नहीं, वो सीधा दरीबा के नुक्कड़ पे जो हवेली थी वहां पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई खोलने नहीं आया। उसने फिर खटखटाया तो थोड़ी देर में वो सर्वेंट मुकद्दम वो आया, और बदतर हालत में था, अपना इस सिर खुजाता हुआ और ये खुजाता हुआ ऊपर से नीचे तक। उसने, वो थोड़ा दिमाग से भी पैदल था, उसने ऊपर से नीचे तक प्रशांत को देखा। कहिए किससे मिलना है? प्रशांत उसको पहचान गया। उसने, मुकद्दम पहचाना नहीं मुझे? नहीं नहीं नहीं, किससे मिलना है, किससे मिलना है? जब तक कि मुकद्दम उससे बात कर रहा था तब तक पीछे से एक महिला की आवाज आई, कौन है? वो महिला आई तो प्रशांत पहचान गया, वो रेशमा थी, ताई की बेवा। रेशमा भी उसको पहचानी नहीं प्रशांत। प्रशांत थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने दाढ़ी रख ली थी, खूबसूरत नौजवान पट्टा था। तो उसने रेशमा को कहा कि आप रेशमा जी आप भूल गई, मैं प्रशांत यहाँ रहता था। उनको अच्छा 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 अच्छा, हाँ ध्यान है, मुझे बिल्कुल ध्यान है, आइए आइए, और कहाँ हैं आप आजकल? से बात हुई? प्रशांत का इन लोगों से बात करने का मन नहीं था, उसका मन तो ताई को ढूंढ रहा था। उसने रेशमा से कहा कि ताई कहाँ है? तो रेशमा ने पहले तो 2-4 गाली सुनाई कि अरे किसका नाम ले दिया तुमने, और मुई तो ऐसी थी वैसी थी, बदचलन थी, और नहीं रही वो इस दुनिया में, इंतकाल हो गया उसका, ताई का 2 साल पहले। प्रशांत धक से रह गया, उसका जो दिल का तार था वहीं टूट गया। उसने कहा क्या हुआ था ताई को? अरे कुछ नहीं, बुढ़िया को तो होना ही था, दिन भर कोसती रहती थी मुझको, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, मर गई, बीमार हो गई थी, मर गई।
सरकारी अस्पताल में जाके मरी हुई, और जाते जाते भी मुझे गालियां दे गई। पता नहीं किसको अपनी जमीन जायदाद दे गई, सब पता नहीं, आज तक नहीं पता चला। प्रशांत का दिल टूट गया। उसके जहन में रेशमा की कटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आया था ताई से मिलने के लिए, वो नहीं है तो क्या करूं। प्रशांत लौटने लगा। वो लौट के दरवाजे के ड्योड़ी के बाहर गली में पहुंचा ही था कि पीछे से रेशमा ने आवाज लगाई, सुनिए सुनिए। प्रशांत रुक गया। रेशमा अंदर दौड़ती हुई गई और एक थैला लेके आई। उसने प्रशांत को दिया, ये आपके लिए, ताई मरने से पहले छोड़ गई। प्रशांत चौंक गया, ताई मेरे लिए छोड़ गई? क्या छोड़ गई मेरे लिए? उसने झट से थैला खोला तो उसमें वो चांदी की डब्बी थी, वही नानी की परनानी जो मुमताज बेगम की मालिश किया करती थी, वो वाली। ताई मरने से पहले कह गई थी कि प्रशांत जरूर आएगा, उसको पसंद थी ये उसको दे देना, ये उसी की है, उसकी अमानत है, नहीं दोगी तो तुमको दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। तो रेशमा ने उसको अमानत समझ के प्रशांत को दिया, ये आप लीजिए। प्रशांत के हाथों में वो पानदानी क्या आई, उसने खोल के देखी, वही ताई के किमाम की खुशबू। ताई का सारा माहौल उसके सामने वैसे का वैसे ही तैर गया। प्रशांत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बहुत बहुत धन्यवाद दिया रेशमा को और वापस लौट लिया। गली तक पहुंचा ही था वो, नुक्कड़ के बाहर तक उसने पीछे मुड़ के देखा गली की तरफ आखिरी बार। उसको मालूम था कि वो कभी लौट के नहीं आएगा। तो आप जानते हैं उसने क्या देखा? उसने देखा कि ताई वहां बैठी हुई है ड्योड़ी पर, और उसके बगल में रामदीन भी बैठा हुआ है, और ताई उसको इशारा करके बुला रही है। प्रशांत बहुत देर तक ताई को ऐसे ही देखता रहा, मुस्कुराया, और उसने दूर से ही एक अभिवादन किया और लौट कर वापस रिक्शे पर आ गया। अपनी गोदी में ताई की मोहब्बत, उनका नजराना, वो मुमताज महल का नक्काशीदार पानदान लिए हुए, और वही मलाई की बर्फ की मिठास अपने अंदर समेटे हुए वो वापस अपने होटल आ गया। थैंक यू वेरी मच।